गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मैकेनिक्स और ग्राफिक्स और सभी सारे सब्जेक्ट का जो कि आपको खास करके मैकेनिक्स और ग्राफिक्स का लाइव क्लासेस मिलने वाला है ऑन गूगल मीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि आप सब मैकेनिक्स और ग्राफिक्स का खास करके चलाइए, ताकि बहुत सारे बच्चे को इस सब्जेक्ट में कैरी भी लगता है। इस कारण से मैकेनिक्स और ग्राफिक्स का लाइव क्लासेस रखा जाता है, जो कि गूगल मीट पे रहेगा। आपका टाइम भी उसका फिक्स है बाबू। और आप लोग अगर इस कोर्स को देखना चाहते हो तो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा एस्पेक्ट विजन। एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप उसको सर्च करना, वहां पर जाके आपको ये सारा वीडियो वहां पर जाके मिल जाएगा। क्या नाम है कोचिंग का? एस्पेक्ट विजन एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को बच्चे पता है कि ये क्वेश्चन कब का है, तो 2017 ओद का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 घंटा का टाइम मिलता है। 1 2 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 70 मार्क्स फुल मार्क्स रहता है और 28 पासिंग मार्क्स। और आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स जो है, 20 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आते हैं। मतलब 20 गुना 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है, मतलब 70 में 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव देता है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करने वाले हैं और आगे भी सब्जेक्टिव के भी पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो कैसा क्वांटिटी है। 2017 ओद का क्वेश्चन है बाबू ये। तो स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ जाए तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो पहला आंसर इसका होगा। और एक और पॉइंट आपको याद रख लेना है कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आ जाएगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन अगर दोनों रहे तो वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास दोनों आंसर मिल गए। दूसरा क्वेश्चन है, इसका हिंदी में ही देख लेते हैं। आदिश राशि में डैश होता है, केवल मान, केवल दिशा, मान व दिशा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो 1 नंबर, ठीक है। Force which lines of action pass through a common point are called as। हम सभी को बात पहले ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सभी फोर्स जो होते हैं वो वो फोर्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, आप लोगों को बताए थे और पढ़ाए भी थे। और इसको हम लोग कहते थे सिस्टम ऑफ फोर्स। आप सभी को याद होगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोग को एक सब्जेक्टिव दिख सकता है। किस टाइप के सब्जेक्टिव? कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स। तो देर कितने टाइप्स हैं, तो 7 टाइप्स हैं आपको, ठीक है। तो याद रखना है, सातों के नाम याद रखना है। कौन कौन थे? कंकरेंट थे, कॉलिनियर थे, नॉन कंकरेंट थे। इसी टाइप के सातों को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? कॉमन पॉइंट बोल रहा है, इससे हम लोग याद रखेंगे कि कॉमन पॉइंट का आंसर क्या होता है? कंकरेंट। अगर लाइन बोलेगा तब कॉलिनियर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो हमसे पूछा है मोमेंट का यूनिट क्या होता है। तो आप सभी को पता है मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट हो गया बाबू न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हो गया डिस्टेंस का मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू पी एंड एक्टिंग एट राइट एंगल, और 90 डिग्री पे लग रहा है। हम सभी को पता है जब कोई भी रिजल्टेंट में हमारा जब 90 डिग्री पे अगर हमारा कोई भी एक्ट करता है तो उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जब 90 डिग्री पे लगाते हैं तब रिजल्टेंट बराबर यही होता है कब? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे दिया जाए। तो हमारा देखो, और कह रहा है कि P इज इक्वल टू क्यू है हमारे पास, तो बराबर P का वैल्यू P ही हो गया। और Q की जगह क्या रख देंगे? फिर P रख देंगे, तो P स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका 2P स्क्वायर। आप देखो P स्क्वायर है तो एक P बाहर आ गया, √2 बाहर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? टू आइस ऑफ √2 P बाहर। तो यहाँ पर आपको ये P जो है बाहर की ओर नजर आने वाला है, ठीक है। तब ये सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पर, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या करा। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स क्या होने वाला है? जब दोनों इक्वल पी के बराबर हो, एक्टिंग राइट एंगल।
तो यहाँ पे देखो आप लोग इससे घबराना नहीं, √2p ऐसे अगर लिख दिया तो आप समझ जाना कि वो बाहर की ओर है, ठीक है, मिस प्रिंट रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, सपोर्ट ऑफ बीम में भी कितने टाइप के सपोर्ट आप लोगों ने पढ़ाया था भी मैंने, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टाइप के सपोर्ट आपको लोगों को, रोलर भी सपोर्ट भी होता है, हिंज सपोर्ट भी होता है, फिक्स सपोर्ट भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सपोर्ट धरन के आलम हो सकते हैं, रोलर, हिंज, आपरी, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो उसका क्या आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, मतलब इसी का आंसर आप लोगों का। रोलर सपोर्ट भी होता है बाबू, हिंज सपोर्ट भी और फिक्स सपोर्ट भी होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एसआई यूनिट क्या है? आप लोग भी सोचो, आप लोग यहाँ पे आंसर देख रहे हो, यूनिट लेस। जी हाँ बच्चों, इसका यही आंसर है, यूनिट लेस है, ठीक है। तो यूनिट लेस कैसे हो गया बाबू? तो हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है एफ बटे आर। एफ को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एफ को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और आर को क्या कहते हैं बाबू हम लोग? आर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। और एक और ऐसे भी याद रखते हैं, एफ बटे आर बराबर टेन फाइव भी याद रखते हैं, ठीक है। और इस फाइव को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ भी फोर्स है, आर भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स है, इस कारण से इसका यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉलम्स फ्रिक्शन आर किससे रिलेटेड है ये? ये जो फ्रिक्शन है किससे रिलेटेड होता है? तो ये रिलेटेड होता है फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई सरफेस से रिलेटेड होता है। तो ये याद रखना है बाबू कि ड्राई सरफेस से रिलेटेड होता है कॉलम्स फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको कि फाई से दिखाए हैं, और एंगल ऑफ रिपोज जिसको अल्फा से दिखाए हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका रिलेशन होता है फाई बराबर फाई, अल्फा बराबर फाई होता है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों बराबर होते हैं। तो कैसे याद रखना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था म्यू बराबर एफ बटे आर। तो कहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये बाबू। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ये जो है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट, किस जगह पे ये रखा हुआ है, उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है या रफ है, इस पे डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से वो कितना फ्रिक्शन लगेगा इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को सभी को पता है ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो इस हेमिस्फीयर का जो सेंट्रॉइड होता है वो वर्टिकल रेडियस, वर्टिकल मतलब क्या हुआ, ये हो गया वर्टिकल लाइन और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल लाइन। तो वर्टिकल से अगर हम लोग वर्टिकल रेडियस के द्वारा आर दिया हुआ है वर्टिकल रेडियस, तो बताओ बेस से कितनी दूरी पे होगा, बेस लिखा हुआ है यहाँ। तो हमको पता है बेस से ये कितनी दूरी पे होता है, 3r/8। लेकिन अगर वही हमसे टॉप से पूछ दे बाबू उत्तर, तो बेस से तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम अगर चेंज कर दे यहाँ से और यहाँ बेस की जगह अगर बाबू हम लोग टॉप लिख दे, तब क्या आंसर हो जाएगा? तब बताओ तो आंसर। तब देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बाबू, आर है, और ये छोटी वाली का क्या हो गया, 3r/8। तो मान के चलो आपके पास ये बड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, समझना बात को। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 10 और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया है 3। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बाबू ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 10 में से 3 को माइनस कर दोगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 10 क्या है, आर है, और ये 3 क्या है, ये 3r/8 आया है। तो इसको जब माइनस करोगे, ये भी छोटी आर मानो या, तो आंसर आएगा 5r/8। तो टॉप से कितना हो जाएगा, 5r/8 और बेस से क्या हो जाएगा, 3r/8। तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है, याद रखना।
तो चलो 10 ऑब्जेक्टिव आज के क्लासेस में थे। अब हम एक बार सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं आपके, ठीक है। आप लोग अपने सब्जेक्टिव की ओर देख ले थोड़े से। एक बार दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सब्जेक्टिव की ओर। और मैं सभी चीजों को करा चुका हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत हो नहीं, ठीक है। एक सेकेंड बाबू, आ रहा हूँ ऊपर। तो ये है आपका ग्रुप बी। आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रुप बी लिखा हुआ है और इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन रहते हैं आपके। और इस 5 क्वेश्चन में दिखाएंगे कि अभी किस टाइप के भी रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देख रहे हैं कि सॉरी 5 क्वेश्चन आपके पास हैं। 4 गुना 5, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स रहते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। वेट को डिफाइन करो, कैनेटिक्स को डिफाइन करो, सेंट्रोइड को डिफाइन करो। तो हम ये 3 चीजों को डिफाइन कर चुके हैं आप सभी को पता है कि इन 3 चीजों को क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा के और प्रॉपर नोट्स लिखा दिया गया है। तो सभी बच्चे वहां से इसको नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि फिर एक और याद रखना, एक और चीज को आप लोग कोमा में लिख लो, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लेना है। काइनेमेटिक्स को भी देख लेना, एक एस्थेटिक्स को देख लेना, एक मैकेनिक्स का डिफिनेशन देख लेना। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ में आया बात को, तो इसलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए तो एक हम कपल्स के बारे में बात करते हैं। तो कपल्स क्या होता है? ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक, ए एन डी लिखा, अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। पैरेलल फोर्स, ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ से, और ब्रैकेट का पॉइंट देखना। कैसा फोर्स के बारे में बात करते हैं? फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ लाइन्स ऑफ एक्शन पैरेलल टू each other parallel to each other and acting in opposite direction is known as couple। देखो बहुत ही कुछ कुछ मैं हाइलाइटेड करूंगा अभी, पॉइंट को ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। चलो ये कलर ले लेता हूँ। देखो सबसे पहला बात, एक पेयर रहता है, ये पेयर में ही आते हैं। कपल कभी भी आएंगे तो पेयर में ही आएंगे, और आप लोग समझ भी रहे हो कपल्स का बात यहाँ, ठीक है। तो वही कपल के बारे में बात नहीं हो रहा, दूसरा कपल से ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमेशा और हमेशा पेयर में ही आएंगे और दो इक्वल रहेंगे। जैसे ये आपके पास कोई एक बीम हो गया, यहाँ पर आपने क्या किया, 5 न्यूटन लगा दिया। कितने लगा दिया आपने? 5 न्यूटन। और यहाँ पर भी आपने क्या किया, ये इधर से भी लगा दिया 5 न्यूटन। तो क्या हुआ, देखो दो हो गया, दो फोर्स है यहाँ पर, पहला तो क्लियर हो गया। टू इक्वल हो गया ये, एंड अनलाइक बोल रहा है, अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एक का डायरेक्शन, देखो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, लेकिन दोनों पैरेलल भी है। मतलब फोर्स तो आपको इक्वल रहेंगे, दोनों पैरेलल रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है इसका, ये ऐसे याद रखना है आपको। देखो क्या क्या बोले, फोर्स इक्वल रहने वाला है, ठीक है, दोनों का पैरेलल भी रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, बस अपोजिट होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन रहता है तब हम इसको क्या कहते हैं, कपल्स के फॉर्म्स में जानते हैं। एक चीज और याद रखना है बाबू आप लोगों को, कि कपल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनी ट्रांस ट्रांसलेटरी मोशन। ये मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, कैसा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, प्रोड्यूस इन मोशन। देखो ध्यान से सुनना, सॉरी सॉरी, ये जो है प्रोड्यूस, देखो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब होता है स्ट्रेट मोशन, ठीक है। तो ये नहीं करता है कपल्स, जो है ये नहीं कर पाता है, सॉरी यहाँ पर तो गलती बोल दी है। कपल जो है ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये रोटेशन मोशन करवाता है, ये रोटेशन मोशन करवाता है, ठीक है। यही डिफरेंस है इसके बीच में। तो पूछ भी सकता है कि आपको लिख सकता है कपल प्रोड्यूस विच मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो आपको क्या आंसर देना है, रोटेशन मोशन, ठीक है। एक और बात कहा जाता है बाबू इसमें कपल्स में ही आर्म्स ऑफ कपल्स के बारे में, कि कपल्स का आर्म क्या है। आप ये दूसरा चीज मत समझते लगना। तो देखो अभी मैंने बताया ना, ये 5 है, यहाँ से 5 लग रहा था न्यूटन, यहाँ से 5 लग रहा था, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आप लोगों के इन पांचों के, दोनों 5 के बीच में जो डिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर मान के चलो ये 6 मीटर है या 2 मीटर है, कुछ भी हो, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ कपल्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक, आर्म्स ऑफ कपल्स के बारे में भी? तो आप जब डिफिनेशन लिखोगे इसके बारे में भी लिख सकते हो। तो आर्म्स ऑफ कपल का डिफिनेशन होता है द परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर distance between the line of action of the two equal and opposite parallel force। समझ में आया बात को? ये जो दो पैरेलल फोर्स लग रहे हैं, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग आर्म्स ऑफ कपल्स के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर यहाँ तक समझने में? तो कपल्स में आप लोग कपल्स का डिफिनेशन लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ लिखाया, ठीक है। और उसके बाद आर्म्स ऑफ कपल्स के बारे में लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। हम लोग ने मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जाना था, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं इसी का मोमेंट्स निकालता हूँ, यहाँ 5 लगाया था, यहाँ 5 लगाया था, ठीक है। और ये डिस्टेंस मानो 6 मीटर है। ये 5 क्या है, F1 मानो, ये 5 क्या है, F2 मानो, ये डिस्टेंस क्या है, मानो A है। समझ में आया? तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है P इंटू ए, P इंटू ए। तो P मतलब, सॉरी, P के जगह रख दो F रख दो, P के जगह F1 रख दो या F2 रख दो। दोनों फॉर्मूला देखो तो सेम ही ना रहेगा। तो F1 का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 6, 30 आ गया। और यूनिट क्या होगा बाबू, न्यूटन मीटर ही रहेगा, मोमेंट है। F2 का भी क्या रहेगा, 5 इंटू 6, 30। यूनिट क्या रहने वाला है, न्यूटन मीटर ही रहने वाला है। तो एक ही, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो मैं नीचे वाला को हटा देता हूँ, मैं ये बस समझाना चाहता हूँ, दोनों सेम ही बात है। तो आप सिंपली समझ जाना मोमेंट्स कैसे निकालते हैं, कि हम लोग फोर्स के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर्म ऑफ कपल लिखना, ठीक है। ये याद रखना, ये ए क्या है, आर्म ऑफ कपल है। एक और बात है आपको याद रख सकते हो कपल में, कि कपल कितने टाइप्स के होते हैं। तो कपल देयर आर 2 टाइप्स के, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। बस इतना डिफिनेशन लिख दोगे, आपको 1 मार्क्स तो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू फोर्स 100 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, सॉरी एक सेकंड, दो फोर्स है मेरे पास, 100 न्यूटन का है और 60 न्यूटन का है, एक्ट एट ए पॉइंट। इफ द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स इज 60, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। सभी बच्चे से बन जाना चाहिए। ये मानो 100 लग रहा है, ये मानो 60 लग रहा है, न्यूटन है, ठीक है। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोला है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पर कौन से फोर्स लगेंगे पता है आपको? पहले ये बताओ कौन से लॉ के अनुसार फोर्स लगेगा यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे यही पता नहीं करते हैं कौन सा लॉ लगाए। देखो यहाँ पर लगेगा कौन सा लॉ बाबू, तो पैराग्राम्स लॉ। अब क्यों लगेगा,
पैराग्राम्स लॉ क्यों लगेगा, किस रीजन से आप समझे? तो पैराग्राम्स लॉ में ही कहता है कि आपका जो फोर्स है, फोर्स जो है वो कैसा लगना चाहिए, एडजेसेंट लगना चाहिए, साइड बाय साइड लगना चाहिए, लग रहा है कि नहीं। और दोनों एडजेसेंट साइड के बीच में कुछ न कुछ एंगल होना चाहिए, है कि नहीं है। इस कारण से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पैराग्राम्स लॉ लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो बस सिंपल है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा। तो लगा देना है बस। पी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 100 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 60 इंटू और कॉस 60। जितना वैल्यू रखने लगा देख लेना कि आर का वैल्यू कितना आता है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं आर का वैल्यू। उसके बाद हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ है, एक ही चीज निकला है अभी बाबू, मैग्नीट्यूड निकला है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ाया था आप सभी को कि डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी से। टेन टेन अल्फा बराबर क्या होता है, क्यू प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसा चीज हम लोगों ने पढ़ाया था कि नहीं बात को? हाँ। तो जब हमारा पी से निकालना हो तो ये फॉर्मूला, और क्यू से निकालना रहे तो दूसरा फॉर्मूला, टेन अल्फा डिवाइडेड बाय पी प्लस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। तो इसमें टेन, इसमें क्या था आपका, इसमें था आपका इफ द एंगल अल्फा विच द रिजल्टेंट मैच विथ द अदर फोर्स। अगर हम लोग अदर फोर्स जैसे क्यू से निकाल रहे हैं, तब ये अगर पी से निकालेंगे तो ये डायरेक्शन होने वाला है मेरा। तो बस क्यू का वैल्यू, ये पी दिया है ये क्यू दिया है माने, बस वैल्यू पुट करते चलो आपका आंसर निकलते चलेगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो कि क्लासेस स्टार्टेड हो चुके हैं, जितने दिन भी बचे हैं एग्जाम के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।